हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। हमने अपनी आईबी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं, यानी बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पर वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो हमने इस सीरीज़ में देखिए जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो वही क्वेश्चन है जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं और बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पर डिपेंड करते हैं। तो आज की क्लास हमारी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में जो हमने क्वेश्चन दिए हैं वो बिल्कुल न्यू पैटर्न पर है, मतलब कि जो एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। तो इस क्लासों की प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो देखिए आपके आईबी एग्ज़ाम के क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें अपनी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि यहाँ से आज जो क्वेश्चन हमारे स्टार्ट करने शुरू कर रहे हैं हम, देखिए ये बिल्कुल एग्जाम बेस्ड है, यानी एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो चलिए अपनी इस पहला क्वेश्चन देखते हैं। कल हमने 52 तक कंप्लीट कर लिया था, आज हम 52 तक से आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 53 हमसे क्या कहता है, आ इंटेंडिंग टू डिवाइस बी फॉल्सली स्टेट्स दैट अ प्लॉट इज फ्री फ्रॉम ऑल इनक्यूम्बरेंस रिलाइंग ऑन द स्टेटमेंट बी परचेज द प्लॉट। यानी ए बी को धोखा देने के उद्देश्य से झूठा बताता है कि जमीन किसी भी भार यानी इनक्यूम्बरेंस से मुक्त है, यानी उसके ऊपर कोई भी भार नहीं है। बी उस कथन पर भरोसा करके जमीन खरीद लेता है, यानी वो उसे धोखा देने के उद्देश्य से बताता है कि ये जमीन पे किसी का हक नहीं है, मतलब कि उस पर किसी का कोई राइट नहीं है और तुम इस जमीन को खरीद सकते हो। तो बी उस पर क्या करता है, भरोसा कर लेता है और वो क्या करता है, जमीन खरीद लेता है। अब आपने बताना है दिस इज अ केस ऑफ, यानी ये मामला किसका है, यानी इसमें से कौन सा अपराध हुआ है। ए कहता है मिस्टेक हुई है, बी कहता है फ्रॉड हुआ है, सी कहता है कोअर्जन हुआ है, या डी कहता है इन्फ्लुएंस हुआ है। बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी उसके साथ क्या हुआ है, उसके साथ फ्रॉड हुआ है। और बी का अगर हम बात करते हैं कि कौन से सेक्शन में आता है, तो ये आपका 318 किसमें आता है, 318 आपके बीएनएस के अंदर आता है। ठीक है, कौन सा, हमारा बीएनएस। ताकि हम देखिए, हम हर क्वेश्चन के साथ उसके सेक्शन को हम जरूर पढ़ते हैं, वो इसलिए कि ताकि हमारे एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बन जाए और हमें सेक्शन भी लर्न होते रहें, क्योंकि कहीं डायरेक्ट आपके जो होता है इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 कहाँ से, कॉन्स्टिट्यूशन से। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच आर्टिकल गारंटीज इक्वलिटी बिफोर लॉ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्षमता की गारंटी देता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ए कहता है आर्टिकल 14, बी कहता है आर्टिकल 19, सी कहता है आर्टिकल 21 और डी कहता है आर्टिकल 32। बताइए इसका राइट आंसर आपका कौन सा है, कहाँ पे दिया गया इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ आपका दिया गया है ऑप्शन ए, यानी आर्टिकल 14 में। मैं अपने आंसर आपको बता रही हूँ, बट आपके आंसर क्या हैं वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और कितने क्वेश्चन आपके ठीक हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। जो बच्चे बताते हैं मुझे अच्छा लगता है कि हाँ उनके बहुत ज्यादा क्वेश्चन सही जा रहे हैं और उनकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 कहता है अ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी, यानी अचल संपत्ति का उपहार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। आ ओरल ओनली, केवल मौखिक। बी रजिस्टर्ड एंड एक्सेप्ट, पंजीकृत एवं स्वीकृत। सी आपसे कहता है नॉन एक्सेप्ट, बिना स्वीकृति। डी आपसे कहता है दो कंसिडरेशन यानी प्रतिफल के साथ। बताइए कैसा होना चाहिए इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो एक गिफ्ट है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वो कैसा होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी रजिस्टर्ड एंड एक्सेप्टेड। अब ये जो गिफ्ट दिया गया है, यानी आपको गिफ्ट दिया गया है, ये टीपीए में आपको कहाँ दिया गया है, तो ये टीपीए में आपको 122 में दिया गया है, यानी आपको कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया है, ये 122 के अंदर। किसमें, टीपीए। इस चीज को अगर आप इसी तरह से पढ़ेंगे तो देखिए आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, देखिए आपका एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बन जाते हैं और आपके लिए ये बहुत सही रहता है, ताकि आपकी तैयारी भी अच्छी रहेगी। इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप उसे आराम से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 56 क्या कहता है, अ विटनेस टर्न्स होस्टाइल ड्यूरिंग ट्रायल द पार्टी कॉलिंग हिम में। यदि कोई गवाह मुकदमे में शत्रुता यानी होस्टाइल हो जाए तो उसे बुलाने वाला पक्ष
क्या करेगा? ए कैन नॉट क्वेश्चन हिम फर्दर, आगे प्रश्न नहीं कर सकता। बी कहता है मे क्रॉस एग्जामिनेशन हिम विद कोर्ट परमिशन, न्यायालय की अनुमति से प्रतिपरीक्षण कर सकता है। सी कहता है मस्ट रिमूव हिम फ्रॉम रिकॉर्ड से हटा सकता है। और डी आपसे कहता है मस्ट क्लोज एविडेंस, यानी साक्ष्य समाप्त कर सकता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? क्वेश्चन ये रहा और ऑप्शन, क्वेश्चन देख लीजिए और ऑप्शन आपके ये रहे। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी मे क्रॉस एग्जामिन विद हिम विद कोर्ट परमिशन, यानी कोर्ट की परमिशन से वो क्या कर सकता है, वो उसे एग्जामिन क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। अब बात करते हैं हम हॉस्टाइल विटनेस की। अगर हॉस्टाइल विटनेस के बारे में हम बात करते हैं कि हॉस्टाइल विटनेस हमें कौन से सेक्शन में दिया गया है, तो हॉस्टाइल विटनेस हमें किस में दिया गया है? 157 में। 157 किसका? बीएस से। 157 हमारा बीएसए में ये दिया गया है। हम देखिए यही बात मैं आपसे कहती हूँ कि आपको सेक्शन जरूर लर्न होने चाहिए, ताकि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन कहाँ से आता है, इंडेक्स से आता है, तो उससे क्या होता है कि आपको आसान हो जाता है ढूंढना, कि अगर आपको सेक्शन पता है तो आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ए राइट टू फ्रीडम, बी राइट अगेंस्ट एक्सप्लोशन, सी आपसे कहता है राइट टू प्रॉपर्टी, एंड डी आपसे कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। बताइए कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका सी, यानी राइट टू प्रॉपर्टी आपका क्या है? फंडामेंटल नहीं, नहीं है। ये कहाँ, और राइट टू प्रॉपर्टी कहाँ दिया गया आपको? 300A के अंदर। ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी आपको कहाँ दिया गया है? वो आपको कहाँ दिया गया है? वो 300A में दिया गया है, जो आपका फंडामेंटल राइट ना होकर फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्या कहता है? आई एग्री टू सेल हिज कार टू बी फॉर 5 लाख बिफोर डिलीवरी, इन डिलीवरी द कार इज डिस्ट्रॉयड बाय अ नेचुरल क्लाइमेट्री विदाउट फॉल्ट ऑफ आइदर पार्टी, यानी ए अपनी कार बी को 5 लाख दे बेचने में सहमत हो जाता है, डिलीवरी से पहले प्राकृतिक आपदा के कारण कार नष्ट हो जाती है। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा? ये आपको बताना है। ये वॉइडेबल होगा, इलीगल होगा, वॉइड ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन हो गया, डी आपका वैलिड होगा। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर आपका? इसका राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वॉइड ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन, यानी असंभवता के कारण शून्य। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो नष्ट हुई है कार, ये ना तो किसी की गलती से हुई है, ना कि जो ए ने अपनी कार को बेचने के लिए कहा था, तो ए की गलती से नहीं नष्ट हुई। ये किससे हुई है? ये नेचुरल क्लाइमेट्री से हुई है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? असंभवता के कारण क्या हो जाएगा? वो वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 59। 59 क्या कहता है? द 59 क्या कहता है? द डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंसी इज कंटेंट इन, यानी लीज पेंडेंसी का सिद्धांत किस धारा में दिया गया? सेक्शन 52 टीपीए, 53 टीपीए, सेक्शन 54 टीपीए या सेक्शन 58 टीपीए? बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? लीज पेंडेंसी कहाँ दिया गया? लीज पेंडेंसी आपको दिया गया सेक्शन 52 टीपीए के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 60। Who is known as a guardian of the constitution, संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? ए पार्लियामेंट, बी प्रेसिडेंट, सी सुप्रीम कोर्ट, एंड डी आपका प्राइम मिनिस्टर। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? कौन होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन? किसे माना गया है? तो वो किसे माना गया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट आ जाते हैं 61। 61 क्या कहता है? अ पर्सन इंटेंशनली गिव फॉल्स एविडेंस बिफोर अ कोर्ट, कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष जानबूझकर झूठा साक्ष्य देता है। द ऑफेंस इज नोन, अपराध क्या कहलाएगा? आर डेफेमेशन, बी पेंजुरी, सी आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, या डी आपका शरारत। बताइए क्या कहलाएगा? यानी न्यायालय के समक्ष अगर झूठा साक्ष्य दिया जाता है तो ऐसे को क्या कहेंगे?
तो ऐसे को क्या कहेंगे, आपको मिथ्या साक्ष्य यानी पेंजुरी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 62 क्या कहते हैं, हमारा एडवोकेट एक्ट से क्वेश्चन है। An advocate is found guilty of professional misconduct. The disciplinary jurisdiction preliminary vests in, यानी किसी अधिवक्ता को व्यवहारिक सदाचार प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का दोषी पाया जाता है। अनुशासन अधिकार मुख्यतः किसके पास है? अब ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट बार काउंसिल, पुलिस या हाई कोर्ट, यानी कौन उसे सजा देगा अगर कोई व्यक्ति, कोई अधिवक्ता है, उसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट यानी उसके कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो उसे अनुशासन का मतलब कि उसे डिसिप्लिनरी जुडिक्शन किसके पास है, कौन उसे सजा दे सकता है? बताइए ये कहाँ दिया गया है, यानी ये राइट्स किसके पास है? तो ये जो राइट है ये आपका स्टेट बार काउंसिल के पास है। और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट दिया कहाँ है? ये आपको सेक्शन 35 में दिया गया है। ठीक है, सेक्शन 35 एडवोकेट एक्ट के अंदर ये आपको दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं 63 देख लेते हैं। इफ अ पब्लिक सर्वेंट इंटेंशनली disobey a direction of law with the intention of causing injury to a person, which offense under the भारतीय न्याय संहिता 2023 is attack। यदि कोई लोक सेवक किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से विधि के निर्देश को जानबूझकर अवहेलना करता है तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत कौन सा अपराध बनता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए यानी 1 कहता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 2 कहता है पब्लिक सर्वेंट न्यूसेंस, सी आप तो कहता है डिसओबीडियंस ऑफ लॉ बाय पब्लिक सर्वेंट कॉजिंग इंजरी, और 4 आपसे कहता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। बताइए ये आपका क्या अपराध रहेगा? क्वेश्चन आपने देखना है, दोबारा देख लीजिए। क्वेश्चन ये रहा, यानी अगर यदि कोई लोक सेवक किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से क्या कर रहा है, विधि के निर्देश को जानबूझकर अवहेलना कर रहा है, यानी किसी को जानबूझकर क्या कर रहा है, वो हानि पहुंचाना चाह रहा है, और तो ये कौन सा अपराध बनता है? तो ये अपराध आपका बताया डिसओबीडियंस ऑफ लॉ बाय अ पब्लिक सर्वेंट, यानी लोक सेवक द्वारा विधि की अवज्ञा करने पर क्षति पहुंचाना। नेक्स्ट आ जाते हैं 64। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़े हैं, क्योंकि एग्जाम में जब आता है ना आपके क्वेश्चन इसी तरह बड़े आते हैं, तो इसलिए आपको ये सही टाइम के अंदर पढ़ने भी हैं और आंसर भी देने आने हैं, इसीलिए प्रैक्टिस के लिए आपको ये बड़े क्वेश्चन ही दिए गए हैं। 64 enters into a contract with B to sell a house. Before the date fixed for sale, the house is destroyed an earthquake without fault of an enterprise. What is the effect of the agreement under Indian Contract Act? ए बी के साथ मकान बेचने का अनुबंध करता है। बिक्री की निर्धारित तिथि से पहले बिना किसी पक्ष की गलती के भूकंप से मकान नष्ट हो जाता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत इस अनुबंध का क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है द एग्रीमेंट बिकम वॉइड ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी, असंभवता के कारण अनुबंध शून्य हो जाएगा। बी कहता है बी सेकंड कहता है बी कैन कंपेल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बी विशिष्ट पालन की मांग कर सकता है। 3 कहता है आई मस्ट कंडक्ट अ न्यू हाउस, ए को नया मकान बनाना होगा। और 4 आपसे कहता है कॉन्ट्रैक्ट रिमाइन इन्फोर्सेबल, अनुबंध परिवर्तनीय बना रहेगा। तो बताइए इसका राइट आंसर आपको क्या दिया, कहाँ दिया गया? बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा कि अगर उससे बिना उसकी गलती के अगर वो मकान है वो गिर गया, वो टूट गया, तो अब गलती किसकी रहेगी? तो गलती किसी की भी नहीं रहेगी, क्योंकि सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं, क्योंकि इसमें क्या गलती किसी की है, किसी की भी नहीं, क्योंकि वो किसी की वजह से नष्ट हुआ है, अर्थक्वेक के आने की वजह से, तो इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं रहने वाली है। नेक्स्ट आ जाते हैं 65। Which of the following article of the Constitution of India guarantee protection of life and personal liberty except according to procedure established by law? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आंसर दीजिए, आपको कहाँ दिया गया है पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 32। बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? तो पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी कहाँ दिया गया आपको? 21 में। नेक्स्ट आ जाते हैं 66 टीपीए से। अंडर द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 mortgage by conditional sales become absolute when transfer of property act 1882 के अंतर्गत शर्तीय विक्रय द्वारा बंधक का पूर्ण विक्रय बन जाता है। ए मॉर्गेज मनी इज
बंधक राशि चुका दी गई हो, कंडीशन फॉर पेमेंट इज नॉट फुलफिल्ड, भुगतान की शर्त पूरी नहीं की गई। 3 कहता है पोजेशन इन इस डिलीवरी, कब्जा सौंप दिया गया। 4 कहता है रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल, यानी पंजीकरण रद्द कर दिया गया। बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या कह रहा है, क्या रहने वाला है। मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल आपसे क्या कहाँ दिया गया, और ये भी बताइएगा कि मॉर्गेज बाय कंडीशनल से कौन से सेक्शन में दिया गया और इस सेक्शन का क्या आंसर है। यानी ये शर्तिया विक्रेता द्वारा बंधक का पूर्ण विक्रय बन जाता है। तो 66 का राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर आपको क्या दे रहने वाला है। ऑप्शन देखने आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कंडीशन फॉर पेमेंट इज नॉट फुलफिल्ड, यानी जब भुगतान की शर्त पूरी नहीं की गई हो। अब हम बात कर रहे थे मॉर्गेज बाय कंडीशनल, हमारा कंडीशनल सेल्स, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल्स अगर आप इसकी बात करते हैं, ये आपको कौन से सेक्शन में दिया गया, तो ये आपको टीपीए के सेक्शन 58 के क्लॉज सी के अंदर दिया गया है। ठीक है, कौन सा आपका क्लोज रहने वाला है, क्लोज सी। क्या दिया गया, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, यानी सेक्शन में हम साथ साथ लर्न करते जा रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 67 मुस्लिम लॉ से है। A Muslim husband of sound mind and having attended property pronounced talaq voluntary under Muslim law, which essential condition is primarily required for validity of talaq। यानी एक स्वस्थ मस्तिष्क वाला और व्यस्क मुस्लिम पति स्वेच्छा से तलाक देता है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत तलाक की वैधता के लिए मुख्य आवश्यक शर्त क्या है। कई बार एग्जाम में आपका आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है प्रेजेंस ऑफ विटनेस इज कंपल्सरी, गवाह की उपस्थिति अनिवार्य है। सेकंड आपसे कहता है रजिस्ट्रेशन बिफोर कोर्ट इज मैंडेटरी, न्यायालय में पंजीकरण आवश्यक है। 3 आपसे कहता है फ्री कंसेंट एंड इंटेंशन इज डिसॉल्व मैरिज, स्वतंत्र सहमति और विवाह समाप्त करने का आशय। डी आपसे कहता है वाइस प्रायर अप्रूवल इज नेसेसरी, पत्नी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी फ्री कंसेंट एंड इंटेंशन टू डिसॉल्व मैरिज, यानी स्वतंत्र सहमति और विवाह समाप्त करने का आशय। इसीलिए वो क्या कर रहा है, उसको तलाक दे रहा है, क्योंकि वो क्या है, व्यस्क भी है और पूरा अपना क्या है, होश में है। यानी वो कोई इनेबल या कोई ऐसी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो डिवोर्स दे सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 68 क्या कहता है, अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एंटिसिपेटरी बेल में जनरली बी ग्रांटेड, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत अग्रिम जमानत सामान्यतः किसके द्वारा प्रदान की जाती है। ए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, बी आपका पुलिस ऑफिसर, सी आपका कहता है सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट, डी आपसे कहता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। यानी बीएनएसएस में एंटिसिपेटरी बेल कौन ग्रांट कर सकता है, बताइए। और एंटिसिपेटरी बेल आपको कौन से सेक्शन में दी गई है बीएनएसएस में, ये भी बताइए। दोनों क्वेश्चन के आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट क्या दे सकते हैं, एंटिसिपेटरी बेल दे सकते हैं। और एंटिसिपेटरी बेल आपको बीएनएसएस में कहाँ दिया गया है, ये आपको 482 के अंदर दिया गया है। हमें क्वेश्चन भी करना है और क्वेश्चन के साथ उसका सेक्शन भी पढ़ना है, ताकि हमें दोनों चीजें अच्छे से लर्न होती रहे। एक ही यानी अगर हम अपनी क्लास में 20 क्वेश्चन कर रहे हैं तो समझ लीजिए हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, क्योंकि आधे तो हमने वो क्वेश्चन किए हैं जो हमारे आए हैं और उसके साथ हम जो सेक्शन पढ़ रहे हैं, यानी अलग से भी हमारे इसी तरह से 40 क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो जाते हैं एक एक क्लास में। नेक्स्ट आ जाते हैं 63 हमसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, सीपीसी से आपका क्वेश्चन है। अंडर द सिविल प्रोसीजर ऑफ कोड 1908 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत रेस जुडिकाटा के सिद्धांत को सही रूप में स्पष्ट करता है। अब आप ये भी बताइए कि रेस जुडिकाटा सीपीसी के कौन से कहाँ दिया गया है, कौन से सेक्शन के अंदर सीपीसी में रेस जुडिकाटा दिया गया है, ये भी आपको बताना है। एक नंबर 1 कहता है एवरी सूट कैन बी फिल्ड
रिपीटली यानी प्रत्येक बाद बार बार दायर किया जा सकता है। रेस जुडिकाटा का मीनिंग क्या होता है, सिर्फ आपको ये बताना है। सेकंड कहता है, अ मैटर फाइनली डिसाइडेड बिटवीन पार्टीज कैन नॉट बी रीओपन, यानी पक्षकारों के बीच अंतिम रूप से तय विवाद पुनः नहीं खोला जाता। 3 आपसे कहता है, ओनली क्रिमिनल केस आर बार्ड, केवल आपराधिक मामले ही बाधित होते हैं। और डी आपसे कहता है, अपील आर प्रोहिबिटेड बाय अंडर सीपीसी, सीपीसी में अपील निषिद्ध है। बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या कहने वाला है। बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या कहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। रेस जुडिकाटा का मीनिंग क्या होता है, अ मैटर फाइनली डिसाइडेड बिटवीन पार्टीज कैन नॉट बी रीओपन, यानी पक्षकारों के बीच अंतिम रूप से तय हुआ विवाद पुनः नहीं खोला जा सकता। अब रेस जुडिकाटा जो मैंने आपसे पूछा है कि कौन से सेक्शन में दिया गया है, तो ये सेक्शन आपका 11 के अंदर दिया गया है। ठीक है, कहाँ, सीपीसी। नेक्स्ट आ जाते हैं 70 क्या कहता है, a person dishonestly induce another person to deliver property by making false representation regarding ownership, which offense is committed। कोई व्यक्ति स्वामित्व के संबंध में झूठा प्रतिरूपण करके दूसरे व्यक्ति को संपत्ति देने के लिए बेईमानी से प्रेरित करता है, कौन सा अपराध किया गया है। बताइए, यानी उसने क्या किया है, झूठा प्रतिरूपण किया है। काहे के लिए किया है, संपत्ति को बेचने के लिए। तो उसने क्या किया है, इसमें थेफ्ट किया, एक्सटॉर्शन किया, चीटिंग किया या मिसचीफ किया, यानी शरारत। कौन सा ऑफेंस किया है। क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से, और क्वेश्चन देखने के बाद आंसर दीजिए कि यहाँ पे उसने कौन सा ऑफेंस किया है। तो उसका ऑफेंस क्या रहेगा, उसका रहेगा चीटिंग, क्योंकि उसने क्या किया, बेईमानी से धोखा देने की, यानी उसने उसके साथ क्या किया, छल किया है। और अगर इसकी बात करें, चीटिंग हमें कहाँ दिया गया है, बीएनएस में 319 के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 71 हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट से। अब आपको देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट से, क्योंकि कई बार क्वेश्चन हमारे पुराने लॉ से भी आ रहे हैं। आपको अब इसमें क्या करना है, आपको इसके मुझे दोनों सेक्शन बताने की, एविडेंस एक्ट में है तो कहाँ है, और अगर हमारा बीएसए में है तो बीएसए में कहाँ दिया गया। Under the Indian Evidence Act 1872, a dying declaration is relevant because भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत मृत्यु पूर्व कथन प्रासंगिक माना जाता है, क्योंकि इट में एड ऑन ओथ, यह शपथ पर दिया जाता है। बी कहता है आपसे, अ पर्सन ऑन द वेरेज ऑफ डेथ इज प्रिज्यूम्ड अनलाइकली टू लाई, यानी मृत्यु के निकट व्यक्ति के झूठ बोलने की संभावना कम मानी जाती है। 3 आपसे कहता है, पुलिस रिपोर्ट इज कंपल्सरी, पुलिस इसे अनिवार्य रूप से दर्ज करेगी। और डी आपसे कहता है, इट इज ऑलवेज कोरोबोरेटेड, यानी यह हमेशा पुष्ट किया जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है। क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी a person on the verge of death is presumed unlikely to lie, यानी मृत्यु के निकट व्यक्ति झूठ बोलने की संभावना कम मानी जाती है, यानी ये कहा जाता है कि मरने से पहले व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। अगर देखिए क्वेश्चन कहाँ से आया आपका, इंडियन एविडेंस एक्ट से। अगर इसकी बात करें हम, इंडियन एविडेंस एक्ट में इसका सेक्शन क्या है, इसका आपका कौन से सेक्शन में दिया गया है, ये आपका 32 के क्लॉज 1 के अंदर दिया गया है। क्या, डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, दोनों सेक्शन हम यहाँ लिखते हैं। और अगर हमारे बात हो जाती है बीएसए की, यानी अगर हमारे से पूछा जाए कि हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये कहाँ दिया गया है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 26A के अंदर दिया गया है। बीएसए में कहाँ दिया गया आपको, ये 26A में। ठीक है, तो दोनों ही सेक्शन के बारे में हमने इसको पढ़ लिया है कि अगर हमारे से इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में पूछा जाएगा तो 32A का क्लॉज 1, और बीएसए से पूछा जाता है क्वेश्चन तो 26 का ए, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डाइंग डिक्लेरेशन कौन से सेक्शन में दिया गया। अब जिसका क्वेश्चन आया इंडियन एविडेंस का आ रहा है तो वहां से दीजिए, बीएसए से आ रहा है तो वहां आंसर दीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं 72 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 एज अमेंड अ डॉटर इज अ कॉर्पोरेशन प्रॉपर्टी, यानी संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार सहभाजक संपत्ति में पुत्री कब से हकदार होगी। ये क्वेश्चन हमने शायद कल भी हाँ कल के क्लास में भी हमने वाला क्वेश्चन पढ़ा था, तो आंसर आप सबको पता होगा
has no right by birth, is a co-partner by birth like a son, can claim right only after marriage, has limited ownership। यानी तो इसका आंसर हम सभी को पता है, जो लगातार क्लास देख रहे हैं उन्हें इसका आंसर पता है कि इज अ को-पार्टनर बाय बर्थ लाइक अ सन, यानी पुत्र के समान जन्म से सहभाजक होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं 73। Under the Constitution of India, which writ is issued by a superior court to quash the order passed by an inferior court to tribunal? भारतीय संविधान के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण के आदेश को निरस्त करने हेतु तो कौन सी रिट जारी की जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ए हैबिस कॉर्पस, बी मेमोरेंडम, सी सेशोरी या डी आपकी क्योरांटो। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी सेशोरी रिट जारी की जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं 74। 74 क्या कहता है? अ माइनर एंटर्स इनटू द एग्रीमेंट टू परचेज गुड्स और क्रेडिट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सच एग्रीमेंट इज, एक वयस्क उधार पर वस्तुएं खरीदने का अनुबंध करता है। पहले ही देख लीजिए क्वेश्चन में किसके बात हो रही है? अवयस्क के बारे में। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत ऐसा अनुबंध कैसा माना जाएगा? यानी एक अवयस्क के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाता है? ए वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ माइनर अवयस्क के विकल्प पर शून्य करने। बी है कहता है वैलिड इफ बेनिफिशियल लाभकारी होने पर वैध। सी आपको कहता है वॉइड अब इनिशियो, प्रारंभ से शून्य। डी आपसे कहता है इलीगल एग्रीमेंट, अवैध अनुबंध है। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? यानी एक माइनर के साथ अगर आप कॉन्टेक्ट करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कैसा रहेगा? वो शुरू से ही शून्य रहेगा, यानी वर्ड आई विल नहीं श्योर। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 75, जो हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्रिलिमिनरी रिक्वायर, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र, पहले तो ये बताइए कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कौन से सेक्शन में दिया गया के लिए मुख्यतः आवश्यक तत्व क्या है? ए पब्लिक अनाउंसमेंट। बी आपसे कहता है एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन टू कमिट एन इलीगल एक्ट, यानी दो या अधिक व्यक्तियों के बीच अवैध कार्य करने का समझौता। सी आपसे कहता है रिटन डॉक्यूमेंट, लिखित दस्तावेज। और डी आपसे कहता है कोर्ट परमिशन, यानी न्यायालय की अनुमति। यानी जो आपसे यही पूछा गया है कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है उसके आवश्यक तत्व क्या है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में क्या जरूरी है? बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन टू कमिट एन इलीगल एक्ट, यानी दो या अधिक व्यक्तियों के बीच में क्या अवैध कार्य करने का समझौता। किसका पार्ट होता है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन कौन सा है? आप अपना मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको आंसर दे देती हूँ। सॉरी, ये आपका सेक्शन बनता है 61। एक मिनट, इसको हम अपने ठीक कर लेते हैं। कौन सा बनता है हमारा? सेक्शन 61। किसमें? बीएनएस के अंतर्गत। तो यहाँ पे आज हमारी क्लास कंप्लीट हो जाती है, यानी हमने यहाँ पे आज कितने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। हमें टोटल 200 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। इसी तरह से आज हमारे 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, 150 नहीं 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आगे के क्वेश्चन हम अपने आगे की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको क्लासें कैसी लग रही है ये भी बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक जा रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है। और अगर क्लास अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, शेयर उन दोस्तों के साथ जिन्हें इन क्लासों की नीड है, ताकि उनकी हेल्प हो सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।